हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए मैं आप सबों के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं। तो पहला नंबर यहाँ है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी इसका हो जाएगा कितना परसेंट? 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी 78%। तो कौन कितना परसेंट पाया जाता है ये आप सभी को दिखाता हूँ। तो वायुमंडल में एयर जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। देखिए 99% के आसपास तो यही हो गया। उसके बाद 0.03% एवं CH4 और अन्य गैस पाया जाता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%, ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 0.03%। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने हाजिर है कि श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री होता है। यानी कितना डिग्री से होता है? तो श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना डिग्री? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फास्फोरस से मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग अभी यहाँ पर है श्वेत फास्फोरस, जिसका ज्वलन ताप क्या होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर आने पर क्या करता है? जलने लगता है। और लाल फास्फोरस जो होता है उसका ज्वलन ताप 260 डिग्री सेल्सियस होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 260 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक है श्वेत फास्फोरस, जो कम टेम्परेचर यानी लगभग रूम टेम्परेचर पर ही आकर जलने लगता है। और रूम में लाएंगे खुले हवा में तो वह जलना प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यानी ऑक्सीजन जो है एक रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। इसका कोई स्वाद नहीं होता। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है। इसका संयोजकता 2 होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। और हम लोग ऑक्सीजन का परमाणु भार यानी एटॉमिक भार जो होता है 16 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि ऑक्सीजन जो स्वादहीन होता है, रंगहीन, गंधहीन गैस। ऑक्सीजन से संबंधित और भी क्वेश्चन। ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस कहा जाता है। और ऑक्सीजन के बारे में एक और बात पता है कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है? 21% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई में किया जाता है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई में किया जाता है। यानी आप किस गंधक के बारे में बात किया जा रहा है? आप अच्छी तरह से यहाँ देखेंगे कि गंधक यानी सल्फर के बारे में कहा जा रहा है। सल्फर को ही गंधक कहते थे। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 32 होता है। और हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो पहली कक्षा में 2, दूसरा में 8, 2 8 10 और 6। तो इसका संयोजकता हो जाएगा 8 - 6 यानी 2 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, तो 6 हो जाएगा। यानी अब देखेंगे कि और सल्फर क्या है, या इसी को गंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक अभी कहा जा रहा है। यह अधातु है। क्या है? अधातु है। यह अधातु है। और इसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि गंधक का उपयोग
बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई में किया जाता है, यानी इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। यह बहुत ही खतरनाक होता है। आतिशबाजी यानी कहने का मतलब कि युद्ध में जो भी प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दिया सलाई यानी माचिस उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य संगठक नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होता है। यानी कहने का मतलब है कि एलपीजी, अब एलपीजी के बारे में चर्चा हो रही है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। और यहाँ देखेंगे एलपीजी जो होता है इथेन, एलपीजी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का बना होता है। एलपीजी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का बना होता है। इथेन का फार्मूला होता है C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है। फार्मूला भी इम्पोर्टेंट होता है, इसे आप याद कर ले। इतना डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में को नहीं छूटेगा। और ब्यूटेन का C4H10 होता है, तो फार्मूला भी आप याद कर ले। यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य संगठक नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होता है। यानी नॉर्मल ऐसे ही लगा हुआ है, उसका कॉमन नेम लिखने पर मानिए ब्यूटेन। कहने का मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि एलपीजी तो बना है किससे? इथेन से, प्रोपेन से और ब्यूटेन से। तो तीन चीज़ से तो बना हुआ है, लेकिन सबसे मेन कौन है, मुख्य कौन है? तो मुख्य में ब्यूटेन है, जिसका फार्मूला C4H10 ये भी दे सकता है। हाँ, एलपीजी जो है, जिस प्रकार आपको कहा जाए कि खीर किस चीज़ से बना हुआ है? तो दूध, चावल, चीनी, मैक्सिमम इसी चीज़ का उपयोग किया जाता है खीर बनाने में। लेकिन एक होता है ना कि उसमें मेन कौन है? तो चीनी भी मेन है और दूध भी मेन है। उसी प्रकार इसमें जो है मेन कौन है? एलपीजी जो गैस है, जो घरों में खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो वो तो इथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से बना हुआ। लेकिन मेन जो पूछा जाए आपका मुख्य घटक कौन है, तो ये हो जाएगा। पूछेगा एलपीजी किसका बना होता है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें सभी, तो सभी हो जाए। हाँ, इसमें एक और गैस का उपयोग किया जाता है जिसका खाना बनाने में कोई ज़रूरी नहीं है, जिसे हम एथिल मरकैप्टन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एथिल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। तो आप लोग कहते होंगे कि इसका जब उपयोग ही नहीं है तो इसे क्यों मिलाया जाता है? तो इसे इसलिए मिलाया जाता है कि अगर कहीं एलपीजी गैस का रिसाव हो गया, खुला छूट गया, तो हमें गंध के रूप में पता चल जाए। यानी इस गैस का जो काम है सिर्फ गंध देना, दूसरा कोई काम नहीं है। हाँ, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैस में जो गंध आती, महक आती है, किसके कारण? एथिल मरकैप्टन के कारण। किसके कारण? एथिल मरकैप्टन के कारण। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एथिल मरकैप्टन का फार्मूला क्या होता है? तो C2H5SH क्या होता है? C2H5SH होता है। यानी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और सल्फर होता है, हाइड्रोजन होता है। एथिल मरकैप्टन यानी एलपीजी गैस में महकने वाला पदार्थ C2H5SH होता है। इसे हिंदी में एथिल मरकैप्टन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरे का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री से भी अधिक होता है। यानी गलनांक कहने का मतलब वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ गल जाए। तो हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस लगभग देने पर वह क्या हो जाएगा? गलने लगेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस में नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। यानी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्रोड्यूसर गैस में किसका मिश्रण होता है, तो आपसे स्पष्ट आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला होता है C+H2।
जब आपको यह पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएगा कि क्वेश्चन पूछा है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। यानी प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला है CO+H2। क्या है, CO+H2। वही कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है CO+N2। क्या होगा, CO+N2। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 नाइट्रोजन। वही यहाँ कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से मिलकर बना होता है, उसका मिश्रण होता है। अभी जो हमसे बुलाया गया है कि CO+H2, वो आगे के क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन, भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो आप स्पष्ट रूप से समझिए जो अभी हम बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, C+N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस कहते हैं। और अभी क्वेश्चन कह रहा है कि भाप अंगार गैस या जल अंगार गैस। याद देखिए, पिछला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस पूछे तो CO+N2 हो जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यह कई बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछे भाप अंगार गैस या जल गैस, तो CO+H2 हो जाएगा। यानी आपसे एक बार फिर रिकॉल करता हूँ, जब आपसे पूछे जाएगा प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, और जब पूछा जाए जल गैस या भाप अंगार गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। तो उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वाष्प कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क वाष्प कहलाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्वेश्चन पूछेगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो शुष्क वाष्प कहते हैं। एक यह क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा शुष्क वाष्प किस गैस को कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। किस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो CO2 को शुष्क वाष्प कहते हैं। और एक क्वेश्चन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। क्या है, केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। यानी कहने का मतलब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन है, केसीन। तो ये हम आपको क्लियर करते हैं कि दूध में जो प्रोटीन के रूप में रहता है कौन सा तत्व रहता है, केसीन रहता है, केसीन। इससे संबंधित मैं आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर करूँगा। आप लोगों को गाय का दूध पीला दिखता होगा, तो गाय का दूध पीला दिखता होगा यानी कोई भी दूध अगर दूध का पीलापन दिखाई देता है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। अब इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि दूध पीला रंग, क्वेश्चन पूछा है दूध का पीलापन किसके कारण दिखाई देता है, तो कैरोटीन के कारण। उसके बाद क्वेश्चन पूछा दूध का उजला रंग, जैसे भैंस का दूध देखिएगा उजला रहेगा, गाय का थोड़ा पीला रहेगा। यानी पीला है तो उसमें कैरोटीन उपस्थित है, उजला है तो यानी उसमें भी केसीन है, ऐसा नहीं है लेकिन कम है। और भैंस का दूध उजला होता है यानी उसमें केसीन होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बना, यहाँ क्वेश्चन करा कि केसीन दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन है, तो केसीन हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि दूध का रंग पीला क्यों दिखाई देता है, तो कैरोटीन तत्व के कारण। दूध का रंग उजला क्यों दिखाई देता है, तो केसीन तत्व के कारण। तो हम लोग जानते हैं कि गाय का दूध हल्का पीलापन होता है, भैंस का दूध क्या होता है, उजला होता है। और हम लोग एक और बात बताते हैं कि भैंस के दूध से ज़्यादा अधिक फायदेमंद गाय का दूध होता है, क्योंकि गाय के दूध में भैंस के दूध से 10 गुना ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ कि भैंस के दूध ज़्यादा अच्छा है कि गाय का दूध ज़्यादा अच्छा है, तो हम आपको बता रहे हैं कि गाय का दूध बहुत ही बेटर है, और ख़ास करके स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही बेहतर है। क्योंकि
गाय के दूध में भैंस के दूध से 10 गुना ज़्यादा कैरोटीन तत्व पाया जाता है और गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भैंस का दूध अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी दूध खराब है, लेकिन ज़्यादा बेहतर की बात कह रहा हूँ कि गाय के दूध में भैंस के दूध से 10 गुना ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है और 25 प्रकार के खनिज तत्व पाया जाता था। आपको अच्छी तरह से उम्मीद होगा कि डिटेल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरों में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है साइट्रिक अम्ल जो नींबू और संतरों में, यानी नींबू जो खट्टापन होता है, जो भी खट्टा लगा लगा फल होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी नींबू हो या संतरा हो, उसमें क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में। था ये, इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो हाँ बात सही है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। यानी देखिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन नहीं और ऑक्सीजन है। यानी कहने का मतलब है कि जब ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है, ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ही उपयोग से बनता है और उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है। यानी आप सीधा समझिए ना, क्वेश्चन पूछे यार कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन ये भी बता रहा हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला हो गया, तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला, CaOCl2। इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और यह क्या है, दुनिया का सबसे खतरनाक कीटाणुनाशक दवा है, जिसे आप लोग देखते होंगे कि मोरी नाला उला में कीट उट को मारने में छीटा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बना कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्वेश्चन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। चौथा क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर का अन्य नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम पूछे तो ब्लीचिंग पाउडर याद रखिए। और कीटाणुनाशक के रूप में इसे उपयोग करते हैं। यह सफ़ेद होता है, आप लोग देखते होंगे कि गाँव में नाला वाला ये सब में छीटा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। और तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। आपको इससे संबंधित और भी डिटेल बता रहा हूँ। तो एक बार फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को पास शेयर करें, ताकि मैं ये क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन बनाया जा रहा, ये क्वेश्चन से 10-10, 5-5 क्वेश्चन पूरे फुल डिटेल रूप में आपको बता रहे हैं, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे इससे संबंधित और कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको नहीं छूटेगा। मैं ये नहीं इस क्वेश्चन को रटवा दे रहा हूँ, यानी इस क्वेश्चन से संबंधित ऑल डिटेल्स क्वेश्चंस जो निकल रहे हैं उसको बता दे रहा है, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाए। जैसे अभी पूछा जा रहा है कि मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया। अब इससे के बारे में और जानेंगे तब ना, ऐसा जरूरी थोड़े है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे संबंधित और आ सकता है कुछ और। तो चलिए एक बार देखता हूँ आगे। तो सबसे पहले कि ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के बारे में आप लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट किसे कहते हैं, ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट आप लोग देखे हुए, पेंसिल देखे हुए हैं, जो बचपन में हम लोग उसे लिखते हैं कब, तो पेंसिल के अंदर जो लीड होता है वही काला वाला नोकी, उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। वह किसका प्रूफ होता है, कार्बन का। सेकेंड क्वेश्चन कि ग्रेफाइट किसका प्रूफ है, तो कार्बन का प्रूफ है, यानी उसी का अपना रूप है। उसके बाद एक और, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बन गया कि ग्रेफाइट
कौन? तो पेंसिल के लीड में होता है। ग्रेफाइट किसका? विद्युत का सुचालक होता है, यानी ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर जो लीड होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। सेकेंड क्वेश्चन ये, उससे करंट जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कि ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है। अगला क्वेश्चन, काला शीशा किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। यहाँ पे चर्चा हुआ है कि मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग। स्नेहक क्या है इसके बारे में जानेंगे। स्नेहक क्या है? तो स्नेहक वैसा पदार्थ जो घर्षण बल को कम कर दे, यानी वैसा पदार्थ जो घर्षण बल को कम कर देगा उसे स्नेहक कहेंगे। ठीक है, तो यानी घर्षण बल, जैसे आप लोग जानते हैं ना, संपर्क सतह के समांतर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। यानी हम लोग अभी चल पा रहे हैं किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण, क्योंकि सतह में घर्षण बल का देखते हैं। काई पर हम लोग नहीं चल पाते क्योंकि वहाँ घर्षण बल न के बराबर रहता है। रोड पर चल पाते यानी वहाँ घर्षण बल है, यानी संपर्क सतह के समांतर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और उस घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी इस पर हाथ को ऐसे स्लाइड कर रहे थे, थोड़ा धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है, जैसे इस पर करूँ तेल डाल देंगे, ग्रीस डाल देंगे तो हाथ मेरा स्पीड से स्लाइड होगा, यानी घर्षण बल कम हो गया। यानी तो वही घर्षण बल को कम करने के लिए कोई भी पदार्थ का अगर उपयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्नेहक कहलाएगा। तो ऐसा जरूरी थोड़े है कि ग्रेफाइट ही घर्षण बल को कम करता है। मोबिल करता है, हम लोग देखते हैं क्या करता है। मोबिल करता है, ग्रेफाइट करता है, तेल करता है, कड़ू तेल जो भी हो, देखते हैं आप लोग, घर्षण बल को ये सबको कम कर देता है। ग्रीस करता है, यानी ये सभी स्नेहक पदार्थ है। तो देखिए आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ स्नेहक पदार्थ का इनमें कौन उदाहरण है? तो मोबिल, ग्रेफाइट, तेल, ग्रीस, यानी ये सभी स्नेहक पदार्थ है। स्नेहक पदार्थ किसे कहते हैं आप लोग तो जानिएगा कि वैसा पदार्थ जो घर्षण बल को कम करेगा उसे क्या कहेंगे? स्नेहक पदार्थ कहेंगे। अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो देखिए स्नेहक में ग्रेफाइट है कि नहीं? ग्रेफाइट को छुइएगा ना पेंसिल के लीड को, देखिएगा प्लेन स्लिप टाइप के लगेगा, तो उसी को पीस कर क्या किया जाता है? मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब चक्का जाम हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो हम लोग उस घर्षण को कम करने के लिए क्या मोबिल डालते हैं, तेल डालते हैं। उसी प्रकार ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं। ये सभी स्नेहक पदार्थ है, इसमें से किसी का उपयोग कर सकते हैं, जो जहाँ ज़्यादा बेटर होता है उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर जगह पूछा जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता था? आपको तो यह याद रखना होगा कि एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 या 3 भी इसको कहते हैं, या 2 गुने 10 के पावर 23 होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। या ऐसे भी पूछ देता है 1 एवोगाड्रो नंबर तो कितना हो जाएगा? 6.023 गुने 10 के पावर 23। यह याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसे न्यूमेरिकल भी बनता है, हम आपको आगे बताएंगे कि न्यूमेरिकल में कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। आप याद रखिएगा कि एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है। तो एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, यानी एक AU भी करके आपको पूछ देगा। एक एवोगाड्रो यूनिट बराबर कितना होता है? तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आता होगा। एथिलीन गैस का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में। आप लोग पॉलीथीन जानते हैं ना, कैरी बैग, ये सभी सामान वामान लाने में, इस समय बाजार उजार करने में उपयोग, तो उसमें एथिलीन गैस का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि एथिलीन का फार्मूला क्या होगा। तो एथिलीन का फार्मूला होगा C2H2। एथिलीन का फार्मूला क्या हो जाएगा? C2, रुक जाइए 1 मिनट, अच्छा इथीन का जो फार्मूला होता है, इथीन का वो होता है C2H4 होता है। इथीन का फार्मूला C2H4 होता है। यहाँ याद रखिएगा कि पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आयरन पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। यानी आयरन, लोहा पर अगर जिंक का परत अगर चढ़ा देंगे, जिंक मतलब Zn का, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? गैल्वेनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैल्वेनीकरण
जस्तीकरण कहलाएगा। इसका दूसरा नाम भी ये पूछेगा कि लोहा के परत पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। अगर गैल्वेनीकरण ऑप्शन में न रहे तो क्या लगाएंगे, तो जस्तीकरण लगाएंगे। क्या करेंगे, जस्तीकरण। अच्छा, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, लोहा के परत पर जस्तीकरण क्यों किया जाता है। जस्तीकरण अभी हम लोग देखे हैं कि लोहा के परत पर जिंक की चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाएगा या जस्तीकरण कहलाएगा। दोनों नाम याद रखिए। हम लोग जंग से बचने के लिए न देखते हैं कि ग्रिल उरिल लोहा वहा का रहता है तो उस पर पेंट कर देते हैं, यानी वो भी तो एक चीज़ का परत ही ना है, क्यों, जंग से बचने के लिए। उसी प्रकार जस्तीकरण जस्ता का परत चढ़ा देता है, कोटिंग कर दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि लोहा या आयरन पर जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण या क्या कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। यानी यहाँ से आपको क्वेश्चन बना के भारी जल किसे कहेंगे, तो भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड को यानी D2O को। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बना कि भारी जल का फार्मूला क्या होता है। तो भारी जल का फार्मूला D2O होता है। याद रखिएगा, भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O। हल्का जल का फार्मूला H2O होता है। क्या होगा, यह हल्का जल या भारी जल। एक बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया गया है कि इनमें कौन भारी जल का फार्मूला है, या कह दिया था इनमें कौन ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फार्मूला है। तो D2O को भारी जल भी कहा जाता है या ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आप याद रखिएगा, यह हल्का जल का फार्मूला है, यह भारी जल, इसी का दूसरा नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो पूछ दिया था ड्यूटेरियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला, फिर भी D2O, या भारी जल का क्या फार्मूला, तो ये D2O ही। देखिए भारी जल बनता कैसे, या इसका अनुभार कैसे। हल्का जल H2O होता है, तो इसका अनुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन तो 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, यानी हल्का जल का टोटल भार होता है 18 m। आप भारी जल का टोटल भार कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले सीखिए कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका स्थान समान हो और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। देखिए इस सब का स्थान सामान्य होगा, एक है। इसका भार मुंडी पर भार होता है, न देखते बोझा उझा कहाँ उठाता है, तो मुंडिये पर न उठाता है। ये देखिए, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हम आपको बता रहे हैं कि हल्का जल का परमाणु भार निकाल लिए कितना होता है, 18 m। ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि हल्का जल का परमाणु भार कितना होता है, 18 m। अनुभार कितना होता है, 18 m। भारी जल का कैसे निकाल सकते हैं, आप कहिए। भारी जल D पीरियोडिक टेबल में आता है, आवर्त सारणी में नहीं ना आता है, तो आप कैसे निकालिएगा। इसका परमाणु संख्या कितना होता है पता है, नहीं ना पता है। तो देखिए हम बताते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका स्थान समान हो और भार अलग अलग हो। भार यानी मुंडी वाला, देखिए अलग अलग है। इसे तो यहाँ भी क्वेश्चन बन गया कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3 समस्थानिक। इसे H11 को प्रोटियम कहते हैं, H12 को ड्यूटेरियम कहते हैं, H13 को ट्राइटियम कहते हैं। ये भी याद रखिए, इसे क्या कहें, ड्यूटेरियम, इसे ट्राइटियम, इसे प्रोटियम कहते हैं। अब देखिए इसी वाला ड्यूटेरियम से क्या करेगा, भारी जल बनेगा। कैसे, इसी का ना नाम ड्यूटेरियम है, तो भारी जल का भी तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड फार्मूला हो रहा है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार है, 2 है, तो भारी जल का फार्मूला D2O। तो यहाँ भारी जल में हाइड्रोजन का 2 भार होता है, तो यहाँ 2 D है, तो इसका भार कितना हो जाएगा, 4। यानी ये वो D का भार 2, तो 2 D का 4। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यह 20 हो गया। यानी याद रखिएगा कि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हल्का जल का तो परमाणु भार कोई भी निकाल लेता है, यानी कितना होगा, 18 m। लेकिन भारी जल का कैसे निकालिएगा, तो हम सिखा दिए हैं। देखिए कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी भारी जल में हाइड्रोजन 2 भार वाला उपयोग किया जाता है। तो भारी जल में 2 ड्यूटेरियम है, तो ये वो ड्यूटेरियम का भार 2, तो 2 ड्यूटेरियम के 4 गुना होगा। ऑक्सीजन के कितना, 16, तो टोटल कितना, 20। तो ये पूछ देता है भारी जल का अनुभार कितना होता है, तब 20। अब आपको याद करने का, रटने का जरूरत होगा कि निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे न, दिखे सिखाए हैं। तो भारी जल का अनुभार कितना होगा, 20 होगा। आगे देखिए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। यहाँ क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। सबसे पहले
तो नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुटना। तो जब दो हल्का नाभिक क्या करते हैं, आपस में जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संलयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संलयन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। संलयन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, जब दो हल्का नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा उसे संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए, एक बड़ा नाभिक क्या करेगा, टूट जाएगा। दो छोटे छोटे नाभिक में एक बड़ा नाभिक बढ़ जाएगा यानी टूट जाएगा। दो हल्के हल्के नाभिक, उसे क्या कहेंगे, विखंडन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, टूट जाएगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ बता रहा है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। एग्जाम में पूछेगा हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। लेकिन आपको इससे संबंधित डिटेल जानकारी हम दे रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन न पूछी न तो कोनो क्वेश्चन आ जाए तब बन जाए, समझ लो। तब बात के यहाँ देखिएगा आप लोग, तो हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है। तो जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेगा तो नाभिकीय संलयन। जब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो हल्के हल्के नाभिक में विखंडित होगा तो उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। यानी परिभाषा भी आपको याद हो गया, पूछेगा एग्जाम में कि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जब एक बड़े नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक विभक्त होते हैं उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अभी बताया है कि हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम जो बहुत ही खतरनाक होता है, यानी परमाणु बम से हजारों गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको तो याद होगा कि जापान की हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। कितना उसका भयावह प्रवृत्ति हुआ था। और सोचिए हाइड्रोजन बम अगर गिरता तो क्या होता, परमाणु बम से हजारों गुना खतरनाक है। तो आपको याद हो गया होगा कि परमाणु बम किस पर आधारित है, यही ना क्वेश्चन है। यानी हाइड्रोजन बम, भले हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक होता है हजारों गुना परमाणु बम से के अपेक्षा। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। अभी एक और क्वेश्चन पूछेगा इसी से कि सूर्य किस पर आधारित है। अब आपको डिटेल ना बताएंगे तो सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तारों का प्रकाश किस पर आधारित है, तो ये भी नाभिकीय संलयन पर। तो आपको पूरा डिटेल जानकारी, खाली एक ही को थोड़े पता चला कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित, नाभिकीय संलयन। आपको पूरा डिटेल बता दिए कि तारा का प्रकाश का संलयन भी नाभिकीय संलयन पर, सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर। आपको ये भी क्वेश्चन बताएंगे कि विखंडन पर कौन आधारित है, तो यह परमाणु बम जो अमेरिका न गिराया था, परमाणु बम अमेरिका गिराया था ना जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर। तो आपको याद हो गया होगा कि नाभिकीय संलयन पर कौन आधारित है, तारों का प्रकाश का सूर्य, हाइड्रोजन बम। और नाभिकीय विखंडन पर कौन आधारित है, परमाणु बम। तो यहीं पे आज का क्वेश्चन समाप्त करते हैं। उम्मीद होगा कि अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें ताकि आपका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। तो मैं आगे अन्य भी वीडियो बनाकर आप सभी के सामने पेश करने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में तहे दिल से हार्दिक स्वागत के साथ आज का क्लास को स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।